हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। लास्ट क्लास में हमने स्वामी विवेकानंद को समझा था, उससे पहले हमने बाल गंगाधर तिलक को समझा था। आई होप आपने वो दोनों वीडियोस भी देख ली होंगी, उनको भी अच्छे से समझ लिया होगा। देन आप आज ये वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम रविन्द्रनाथ टैगोर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जानेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, मेजर बुक्स के बारे में पढ़ेंगे और इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इनके ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इनके बारे में काफ़ी कुछ हमें जानना है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन से। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 टू 1941 इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये एक पोएट रहे हैं, फिलोसोफर थे, साथ में एजुकेशनिस्ट एंड द नेशनलिस्ट। सारे थिंकर्स, मतलब सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं। एजुकेशन भी देते थे लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे एक तरीके से। ठीक है, और पोइट भी थे, कवि थे, इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं और एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे। ठीक है, भारत के बारे में बहुत ज़्यादा, भारत के हित में सोचते थे, उनके बारे में लिखते थे। और जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया था, लोगों से अर्ज किया था कि आप साथ में आए, मिलकर एक दूसरे से सहयोग से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको एक विदाउट हार्मिंग और विदाउट रेवोल्यूशन एक ऐसा आप मास स्ट्रगल क्रिएट करें जिससे क्या हो कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपकी डिमांड को मान लें और बंगाल का पार्टीशन रोक दें। ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन तभी से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये हाईलाइट में तब आ जाते हैं जब ये एक गाना लिखते हैं जिसमें अमार सोमार बांग्ला करके है। गाना नहीं है एक्चुअली, ये एक बहुत बड़ी पोएम है जो नेशनल एंथम भी बन चुका है आज बांग्लादेश का। ठीक है, वो इन्हीं की देन है और ये पहले एशियन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में, जो इन्हें 1913 में गीतांजलि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कविता है उसमें, उसके लिए। ठीक है, आई होप सारे लोगों ने पढ़ी हुई, सब नहीं पढ़ी हुई। क्लास 10th या 11th की इंग्लिश की बुक में गीतांजलि कविता को हम सारे लोगों ने ही पढ़ा है। ठीक है, जब हम लोग उस टाइम पढ़ते थे तब इन सारी कविताओं पर जोर नहीं दिया करते, लेकिन अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लिटरेचर में हो गया या किसी और में हो गया, तब हम इस पर बहुत ज़्यादा गौर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम देखें तो हम सारे कविता वगैरह बचपन में ही पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो अ मेजर वॉइस ऑफ इंडियन रेनेसेंस एम्फसाइजिंग ह्यूमैनिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड द फ्रीडम। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन रेनेसेंस में, मतलब जब भारत का पुनर्जागरण हो रहा था जिसमें राजा राम मोहन रॉय हुए और स्वामी विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए और रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, तो ये सारे लोग अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे थे, अपनी अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को प्रभावित कर रहे थे। गांधी जी को भी हम इंक्लूड करें क्योंकि उनकी भी एक आइडियोलॉजी थी एक तरीके से, और उसी तरीके से इनकी एक बहुत बड़ी मेजर वॉइस निकल कर आती है जिसमें ये ह्यूमनिज्म पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, जिसमें कहते हैं कि सारे मानव एक जैसे हैं, मानव को सर्व बोलते हैं ना, मतलब हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बोलते हैं कि जो सर्व नहीं, एक्चुअली श्रेष्ठ योनि जिसको कहते हैं, श्रेष्ठ योनि मानव की है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा आभारी रहना चाहिए। यूनिवर्सलिज्म की बात करते थे जिसमें ये रियलिज्म की आइडियोलॉजी को, आइडियलिज्म की आइडियोलॉजी को एक तरीके से फेवर करते थे, जिसमें ये कहते थे कि सारे ह्यूमन बींग्स को बहुत ही ज़्यादा सद्भाव से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, एक ही अर्थ है, हमें इसको मिल बांट के क्या करना चाहिए, इस पर रहना चाहिए। ठीक है, इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम भारतीयों का हमेशा से सेंस रहा है कि भारत माता एक धरती माता, तो उसको अपनी माँ की तरह ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारे आइडियाज़ भाई यही क्या कर रहे थे, इनको एम्फोसाइज कर रहे थे इन सारी चीज़ों पे। साथ के साथ ये फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों को एक अपनी वॉइस के थ्रू क्या कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे कि हमें फ्रीडम के लिए आगे आना चाहिए और लड़ना चाहिए, अपनी खुद की आज़ादी के लिए हमारे देश को हमें क्या करना चाहिए, आज़ाद कराना चाहिए। एंड इज़ ऑल्सो क्रिटिक ऑफ नैरो नेशनलिज्म एंड ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ द वेस्ट। और ये नैरो नेशनलिज्म और जो ब्लाइंड इमिटेशन वेस्ट के द्वारा क्रिएट की गई थी उसके बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे। मतलब जो नेशनलिज्म की परिभाषा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में थी कि नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि अपनी टेरिटरी को कब्जा लेना, अपनी टेरिटरी में अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिश कर देना, हमारा ही कल्चर डोमिनेंस रहना, टॉलरेंस की भावना नहीं रहना। ठीक है, तो इन चीज़ों के ये बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। ये अपना एक यूनिवर्सल नेशनलिज्म को क्रिएट करना चाह रहे थे, इसमें सारे लोगों को ही इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये इनकी पिक्चर है। ठीक है, फोटो है इनकी, नेट से जो मिली वो मैंने लगा दी। अब इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता टू द फैमिली ऑफ टू द फेमस टैगोर फैमिली ऑफ जुरासंको। आई डोंट नो ये जुरासंको क्या है, बट मैं इनके बारे में इतना बताती हूँ लाइफ के बारे में कि कलकत्ता के एक परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा वैसे थे ये लोग, मतलब वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग थे। कहते हैं कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इनके घर में सारे ही लोग कवि थे, कोई कवि था, कोई लेक्चरर था, किसने लॉ डिग्री लिखी थी। तो ये 4-5
जितने भी भाई बहन थे वो बहुत ग्रेटली इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है। और उनमें से फिर भाई जैसे घर के बाकी लोग हैं पढ़े लिखे हैं, अब घर का माहौल ऐसा है, उसी तरीके से इनका भी लालन पालन हुआ है और ये भी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं आगे चल के। एंड एजुकेटेड इन इंडिया एंड ब्रीफली इन इंग्लैंड। तो देखो इनकी एजुकेशन कहाँ हुई, इंडिया में हुई, लेकिन ज़्यादातर ये इंग्लैंड में रहे हैं। लेकिन कहा जाता है इंग्लैंड में इनका मन नहीं लगा तो ये वापस आ गए थे अपनी पढ़ाई वहीं पे छोड़कर, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय उपनिषद, वैष्णविज्म एंड वेस्टर्न लिबरलिज्म। इनका जो इन्फ्लुएंस पड़ा वो पड़ा उपनिषद पर, ठीक है। मतलब उपनिषद का इन पर इन्फ्लुएंस पड़ा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उपनिषद की पढ़ाई की है, वैष्णविज्म की पढ़ाई की और साथ में वेस्टर्न लिबरलिज्म के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो ये सारी जो थिंकिंग है वो उनकी जो डेवलप हुई वो यहाँ से डेवलप हुई, ठीक है। ये की सोर्स रहा है। एंड ही फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन 1921 टू प्रमोट कल्चरल सिंथेसिस एंड एजुकेशन। और उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन 1921 में स्टैब्लिश की, जो कलकत्ता में इटसेल्फ है, ठीक है, जिसमें क्या है कल्चरल सिंथेसिस और एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जाती है, ठीक है। मतलब ये अपने कल्चर का रिवाइवलिज्म की बहुत ज़्यादा उसमें फेवर में रहते हैं कि हमारा कल्चर हमें राष्ट्रभाव की भावना सिखाता है, हमारा कल्चर हमें मानवता सिखाता है। तो उन सारी चीज़ों को एक ब्लेंड करके इन्होंने ये अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया जिसमें इस तरीके की एजुकेशन लोगों को देते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम इनके मेजर वर्क को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इनके मेजर वर्क रहे हैं। तो अगर हम इनके लिटरेरी वर्क की बात करें तो इसमें मेजर रही है गीतांजलि, गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, नेशनलिज्म, ठीक है, साधना, द रिलीजन ऑफ मैन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, इनके मेजर बुक्स को याद रखना है। एजुकेशनल अगर वर्क की बात करें तो शिक्षा, पर्सनैलिटी, क्रिएटिव यूनिटी, ये इनके एजुकेशनल वर्क रहे हैं। पॉलिटिकल ऐसे में उन्होंने नेशनलिज्म इन इंडिया, सिविलाइजेशन एंड प्रोसेस की बात प्रोसेस, ये इनके पॉलिटिकल ऐसे रहे हैं, ठीक है, जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में बात की है। एंड आइडियाज रिफ्लेक्टेड अ ब्लेंड ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड द मॉडर्न रैशनलिज्म। इनके जो आइडियाज थे, जितना भी ये सोचते थे, इनकी विचारधारा थी, वो एक तरीके से ब्लेंड देखने को मिलती है, जिसमें इंडियन स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ठीक है, और जिसको ये मॉडर्न रैशनलिज्म के साथ जोड़ के बात करते हैं, ठीक है। आपका होता है ना कि आप अपने रूट से जुड़े रहो, लेकिन आपकी सोच कैसी हो, थोड़ी सी अपने ही रैशनल सोच हो, ठीक है, तर्कवादी हो, आप अंधविश्वासी भी नहीं हो, लेकिन हाँ जो कल्चर में चीज़ें आपके कल्चर में बहुत अच्छे से रूटेड हैं, जो जस्टिफाई करती हैं मानवता को और ब्रदरहुड को, फ्रेटर्निटी को, इनको प्रमोट करती हैं, साथ ही साथ आप में तर्क भी है इन चीज़ों को लेकर। तो इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने आइडियाज़ में, ठीक है, वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे टैगोर की पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसका ओवरव्यू देखेंगे। देन टैगोर थॉट इज एथिकल, स्पिरिचुअल एंड ह्यूमैनिस्टिक रादर देन प्योरली पॉलिटिकल। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनके जितने भी विचार हैं वो इथिकल हैं। इथिकल समझते हो ना आप, बहुत ज़्यादा इथिकल है कि किसी को मारो धाड़ो मत, रिवोल्यूशन के जस्ट अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। साथ के साथ स्पिरिचुअलिटी पे ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं और ह्यूमैनिस्टिक होते हैं, ठीक है जी। एक आइडियलिज्म की जो सोच होती है, विचारधारा होती है कि ये देश दुनिया पूरी हम सब की है, हम सबको मिल बांट के यहाँ रहना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, ह्यूमंस को एनवायरनमेंट के साथ साथ अदर स्पीसीज का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये एक जो टेंडेंसी होती है या फिर एक जो थॉट होता है, तो उसी से रिलेटेड कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। इनके जो थॉट थे वो प्योरली पॉलिटिकल हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अगर पॉलिटिकल सोचेंगे बहुत तो हम एक रियलिज्म की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम रियलिटी की बात करते हैं, ना कि हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो बिलीव इन पॉलिटिक्स मस्ट सर्व ह्यूमन वेलफेयर नॉट पावर। और इनका मानना था कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, उसका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, वो मनुष्यों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, ना कि पावर के लिए, ठीक है। आज आप देख रहे हो सारे लीडर्स वगैरह पावर हंग्री होते हैं, पूरा नेशन, ये इंस्टीट्यूशन सारे सबको क्या क्या चाहिए, पावर चाहिए भाई उनको। पावर जिससे ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, बहुत बड़े नेशन बन जाएंगे, कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, या फिर बहुत बड़ी जीडीपी बन जाएंगे और वर्ल्ड में ग्रो कर लेंगे। लेकिन उसको क्या है, इन चीज़ों को ये अपोज करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, कहते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेकेंडरी हैं। प्राइमरी जो गोल होना चाहिए पॉलिटिकल अथॉरिटी का या फिर पॉलिटिक्स का, वो ये ना होना चाहिए कि वो सारी ह्यूमंस के वेलफेयर को सर्व करे, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं उसके लिए भलाई के लिए काम करें। एंड ही ऑल्सो एम्फोसाइज इनर फ्रीडम। और उन्होंने एम्फोसाइज किया है इनर फ्रीडम के लिए, ठीक है, आप अपने मन से, तन से, इन सबसे क्या होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए, ठीक है, आप फ्रीली होने चाहिए। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं कि इस दुनिया में, सारे संसार में सारे लोग सद्भाव से रहना चाहिए, सब आपस में मिलजुल के भाई बहन हैं। और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। स्टूड फॉर मोरल रीजनरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और ये एक मैसेज देते हैं कि मोरल रीजनरेशन होना चाहिए इंडिविजुअल का और भी सोसाइटी का, ठीक है। जिस तरीके से समाज बिखरता जा रहा है, जिस तरीके से लोगों का मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है, लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, अपने देश के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, पड़ोसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और मोरलिटी के रास्ते पे सबको वापस से आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की बातें ये करते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे
टैगोर का नेशनलिज्म के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। ही अपोज एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड जेनोफोबिया। देखो, एग्रेसिव नेशनलिज्म का मतलब होता है कि आप अपने होश हवास में रहो, ठीक है। होता है ना कि एग्रेसिव नेशनलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम भारत के सारे लोग हैं मिल के रेवोल्यूशन कर दें, बहुत बड़ी क्रांति ला दें देश के अगेंस्ट में ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसका ये घाटा होगा, हमारा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके के नेशनलिज्म को ये क्या करते हैं, कम्प्लीटली अपोज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी क्रांतियाँ वगैरह होती हैं उसको ये सपोर्ट नहीं करते हैं। साथ में क्या कहते हैं कि जो विदेशी चीज़ है, विदेशी रीति रिवाज हैं या फिर विदेशी जो कल्चर है, उन सबको क्या करना चाहिए, उन सबको डिस्कार्ड करना चाहिए, ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहिए। एंड ही एडवोकेटेड यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म, और वो यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं, जिसमें यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की बात करते हैं कि सारे ही जितने भी इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं, इस अर्थ पर रहने वाले सारे लोग क्या हैं, एक यूनिटी में बन के रहें, ठीक है, बियॉन्ड रेस रिलीजन और नेशनलिटी। मतलब ये भूल जाएं कि वो किस देश से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, बस वो इतना याद रखें कि वो सब मनुष्य हैं, ठीक है। तो मैनकाइंड और ये ह्यूमैनिज्म पर ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। एंड क्रिटिसाइज वेस्टर्न नेशनलिज्म एज मैकेनिकल एंड मटेरियलिस्टिक। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितना भी नेशनलिज्म की एक दौर चल रहा था, जब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेयर नेशनलिज्म की एक भावना है लोगों में, जो कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। वो लोग मटीरियल से ज़्यादा चिपके हुए हैं नेशनलिज्म में। उनके देश में नेशनलिज्म का मतलब ये था कि आप नेशन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे ले जाओ और नेशन की जीडीपी बढ़ाओ, नहीं नहीं वो अपने नेशन के प्रति बहुत ज़्यादा कैसे रहो, मतलब लॉयल रहो, फिर मैटर नहीं करता कि आप कहाँ हो, कैसे हो, लेकिन अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा कैसे रहो, लॉयल रहो। तो ये चीज़ों को क्या करते हैं, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि आप जब एक देश के लिए इतने ज़्यादा लॉयल और बंध जाते हो तो आप भूल जाते हो कि आपके जो ड्यूटीज़ है वो दूसरे लोगों के लिए भी क्या है, आपकी इनर पीस क्या है, इनर फ्रीडम क्या है, या फिर आपकी इनर सोल क्या कहती है। तो वो सारी चीज़ों से परे होना चाहिए क्या, आपका नेशनलिज्म। For India, he promoted constructive patriotism based on moral and cultural development, not hatred for others. उन्होंने बोला है कि जो भारत में जो नेशनलिज्म की भावना पनप रही है, ठीक है, जो देशभक्ति की भावना पनप रही है, वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में होने चाहिए। इसमें लोगों का मोरल और कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं द्वेष भावना को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि भारत में उस टाइम अगर हम 1947 की या उससे पहले की बात करें, तो अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप कर रखा था, इसमें हिंदू मुसलमानों में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो गया था, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो हिंदुओं को ज़्यादा फेवर करते थे और मुसलमानों को एकदम से नेगलेक्ट फील कराते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न बन जाता है आगे चल के हमें इतना बड़ा वो देखने को मिलता है, पार्टीशन देखने को मिला, जिसमें इतनी मास किलिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा लाखों लोग मारे गए थे। तो इस तरीके की चीज़ों को ये बिल्कुल भी क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। एंड इनका जो कोटेशन है, यहाँ पे एक कोट भी डाला हुआ है, पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रिफ्यूजी इज़ ह्यूमैनिटी। इनका मानना है कि जो राष्ट्रभक्त या फिर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो हमारा आखिरी स्पिरिचुअल वो नहीं है, गोल नहीं है। हमें मानवता को स्थापित करना है, वो गोल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टैगोर एंड फ्रीडम। टैगोर फ्रीडम के बारे में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ट्रू फ्रीडम इज़ इनर एंड स्पिरिचुअल, नॉट मियरली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। उनका मानना है कि जो ट्रू फ्रीडम होती है वो इनर और स्पिरिचुअल होती है, ठीक है। हमारे मन की जो शांति होती है या फिर हमारे मन से जो निकली होती है, वही हमारी क्या होती है, ट्रू फ्रीडम होती है, ठीक है। देखो, ट्रू फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है, जब मैं अपने सारे मोह माया दुखों से जब मैं मुक्ति पा लूँगी, तो ये मेरे मेरे लिए एक फ्रीडम है, ठीक है। मैं अगर कल को सोच लूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, मुझे ये मटीरियलिस्टिक चीज़ अपने आप को, मतलब मुझे कैसे भी नहीं हासिल करनी है, तो मैं अपने आप को फ्री फील करूँगी, ठीक है, और अपने आप को एनलाइटन भी फील करूँगी। जब आप मटीरियलिज्म चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हो खुद को, तो इनर सेल्फ इनर फ्री हो जाते हो, ठीक है। और ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से ज़्यादा कहते हैं कि आपको इसी तरीके से फ्रीडम पानी है, ठीक है, जिसमें ये फ्रीडम के 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, जिसमें आप खुद को क्या कर सको, एक्सप्रेस कर पाओ। साथ में बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस एंड फियर, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए, इग्नोरेंस से डर नहीं लगना चाहिए, वो उस चीज़ से फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना फ्रीडम ऑफ लूजिंग, लाइक फ्रीडम ऑफ हेट्रेड, जैसे हमें एक बहुत तरीके का डर रहता है, हमें कहीं कोई नापसंद ना करे या फिर हमें कोई छोड़ ना दे, तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। इस तरीके की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल गुरु हैं ये, ठीक है। तो वैसे ही बात करेंगे, सिंपल सी बात है। तीसरा ये कहते हैं फ्रीडम थ्रू हार्मनी विद दी वर्ल्ड। अब ये कहते हैं
कि हमें फ्रीडम इस तरीके से चाहिए जिसमें पूरा जो दुनिया है वो एक घर की तरह काम करे, ठीक है। घर समझ रहे हो ना, जहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, हारमोनियसली रह रहे हैं, पीसफुल रह रहे हैं, उस तरीके से जब काम करे हमारे लिए या फिर पूरे वर्ल्ड एक दूसरे के लिए, तब हमें ट्रू फ्रीडम का रियलाइजेशन होगा, ठीक है। एंड पॉलिटिकल फ्रीडम मीनिंगलेस विदाउट मोरल एंड इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन, और इनका मानना है कि जो राजनीतिक फ्रीडम है वो मीनिंगलेस हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आपके अंदर मोरल नहीं और इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे टैगोर ऑन एजुकेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या ख्याल हैं, वो पढ़ेंगे। एजुकेशन शुड डेवलप द होल पर्सनैलिटी, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल। उनका मानना है कि हमें इस तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए या हमारी शिक्षा इस पैटर्न पे बेस्ड होनी चाहिए जिसमें हमारी पर्सनैलिटी का पूरी तरीके से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जिसमें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। सो ही फाउंडेड विश्व भारती टू इंटीग्रेट द बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। इसीलिए उन्होंने क्या किया, विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, अभी मैंने देखा था 1921 में उन्होंने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या किया था, डेवलप किया था। एक मिनट, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो विश्व भारती की हमने अभी पीछे बात की थी 1921 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंस्टीट्यूशन। उसमें उन्होंने, इनका मानना था कि वेस्ट और ईस्ट मतलब समझ रहे हो ना, कि पूर्व पश्चिम में जितनी भी शिक्षाएं सबसे बेहतर से बेहतर है वो उसको क्या करती है, इंटीग्रेट करती हैं, ठीक है। एंड ही ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन लर्निंग थ्रू नेचर, क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम फ्रॉम रूट लर्निंग। और वो इस तरीके की लर्निंग की बात करते हैं, ऐसी लर्निंग होनी चाहिए, ऐसी सोच समझ होनी चाहिए जो नेचर से बहुत ज़्यादा क्या हो, नेचर के क्लोज हो, ठीक है। क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आपका माइंड किस एरिया में डेवलप हो रहा है, इन सारी चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए। साथ में फ्रीडम फ्रॉम रूट लर्निंग, और आपको फ्रीडम होनी चाहिए रूट लर्निंग से। रूट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मारने की, जो रट्टा मारने की जो कला है, विधि है, ये सब वेस्टर्न एजुकेशन से आया है। तो इन सारी चीज़ों को ये क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने प्रकृति में क्या सीख रहे हो, आप देख के क्या सीख रहे हो, आप महसूस करके क्या सीख रहे हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और आपको इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हम देख के ऑब्जर्व करके इन चीज़ों को एक नई चीज़ बना लेते हैं, तो ये हमारी क्रिएटिविटी है, ये हमने कहाँ से सीखी, थ्रू सेंस, थ्रू विजुअल्स, ठीक है। तो ये चीज़ों की बात कर रहे हैं कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके गोल क्या है, क्रिएशन ऑफ कंप्लीट मैन, हार्मोनाइजिंग रीजन एंड फीलिंग। तो इससे ये क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट कर रहे हैं किसको, कंप्लीट मैन को, ठीक है। जो ऑलराउंडर मैन है, जिसको सारी चीज़ें आती हैं, उसको ये क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो क्या करेगा, हार्मोनाइज करेगा रीजन और फीलिंग्स को, ठीक है। जिसको पता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, उसकी विवेक क्षमता इतनी है, साथ के साथ उसके अंदर फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स कैसी हैं, अच्छी फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स को क्या कर पा रहा है, डेवलप कर पा रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन आपको समझ में आ गया कि टैगोर किस तरीके की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर सोसाइटी और स्टेट के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या ख्याल है सोसाइटी और स्टेट को लेके। तो कहते हैं कि सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड मोरल यूनिटी, नॉट कोअर्शन। तो उनका कहना है कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो एक कॉपरेशन और मोरल यूनिटी के उस पर बोल सकते हैं, उस पर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। सारे लोग एक समाज में रह रहे हैं तो कोऑपरेटिव होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करें, अच्छे से रहें, भाईचारे की तरह रहें, ठीक है। और लोगों में ना कोहर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अनबन है लोगों में, लोग बोल नहीं रहे हैं, उनके मतभेद अलग हो रहे हैं। देखो, किसी के भी आइडियोलॉजी या फिर वो चीज़ें अलग हो जाती है, लेकिन रिश्ते अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, मे बी उनकी आइडियोलॉजी आपसे थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी फ्रेंडशिप में उस चीज़ को लेकर कोई भी मतलब बाधा आ रही है, मेरे ख्याल से, ठीक है। The state, if overdeveloped, became soulless and mechanical। देखो, उन्होंने बोला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि अगर कोई स्टेट, कोई राज्य का मतलब यहाँ पे एक देश से ही है, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेवलप, बियॉन्ड द नीड ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। मतलब वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी है, उन्हें सब कुछ मिल गया है सोसाइटी, लेकिन वो स्टिल डेवलपमेंट करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा जो नेशन होता है वो एकदम से सोललेस होता है, ठीक है। उसकी कोई आत्मा नहीं रहती है, वो मैकेनिकल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ना अपने मैकेनिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जो नेशन अगर कम डेवलप्ड है लेकिन कल्चरली, मोरली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लोगों को समझता है, ह्यूमैनिटी पे बहुत फोकस करता है, तो वो स्टेट अच्छा है, रादर देन वो स्टेट जो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है, टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ गया है। तो ऐसे स्टेट की कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है।
एंड बिलीव इन डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। और वो बिलीव करते हैं कि जो पावर्स होना चाहिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बहुत छोटे लेवल पे, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की ये बात करते हैं। और जो गांव है और गांव में जो कम्युनिटीज़ बनी है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, उनके पास पावर होनी चाहिए कि अपने नेशन में या फिर अपने गाँव में क्या कर सकें क्या नहीं कर सकें, कौन सी पॉलिसी ला के अपने वेलफेयर का काम कर सकें और किस तरीके से कर सकें। इस मामले में कैसे होना चाहिए, वो सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, अपने फैसले खुद ले ले वो, ठीक है, इस तरीके की बात करते हैं। एंड रिजेक्टेड द एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। और वो क्या करते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। देखो, जो इंडिविजुअलिज्म है वो भी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और कलेक्टिविज्म भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। देखो, इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है कि जिसमें लोग कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखो और उसी के आसपास सारी चीज़ घूमती हैं। तो जब हम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं तो हम इंडिविजुअल को ज़रा सा भी कॉपरेशन नहीं करने देते हैं, उसको ज़रा सा भी हम ये नहीं करने देते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। तो वो जो रविन्द्रनाथ टैगोर तो इस चीज़ को गलत मान रहे हैं। उनका मानना है कि थोड़ा सा इंडिविजुअल को भी क्या करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और उसी तरीके से जो सोसाइटी है उसको भी कॉपरेट करना चाहिए, वो भी इंडिविजुअल को इतना ना दबा ले, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और ये बैलेंस कैसा होना चाहिए, इथिकल बैलेंस होना चाहिए, सही बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भीड़ है तो गलत फैसले ले लेगी और जो एक इंडिविजुअल है वो सही है तो उसकी बात को नकार देगी, ठीक है। इस तरीके की बातों को बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टैगोर आइडियाज ऑफ यूनिवर्सलिज्म। तो इनके यूनिवर्सलिज्म का क्या आइडिया है वो हम समझेंगे। तो उसके लिए टैगोर कहते हैं वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। इनका मानना है कि पूरी दुनिया क्या है, एक परिवार की तरह, जिसमें वासुदेव कुटुंबकम इनका बहुत 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 ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब वासुदेव कुटुंबकम एक, वो कहते हैं वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ठीक है। ये भाषा शायद मेरे ख्याल से आई डोंट नो कौन सी है, संस्कृति होगी, मुझे तो पता नहीं। अगर आप में से किसी को पता है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट में मुझे भी बता दें, ठीक है। एंड एडवोकेटेड कल्चरल सिंथेसिस कंबाइनिंग ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी विद द वेस्टर्न प्रोग्रेस। और इसके साथ वो एडवोकेट करते हैं कल्चरल सिंथेसिस को, जिसमें ये कहते हैं कि जो ईस्ट में स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, उस चीज़ को हम वेस्टर्न प्रोग्रेस से अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास एक कल्चरल सिंथेसिस निकल कर आए जिससे हम ह्यूमन के वेलफेयर में काम कर सकते हैं। समझ रहे हो ना आप, वेस्ट को उन्होंने एक प्रोग्रेसिव टूल की तरह देखा है कि वेस्ट में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। वेस्ट वाले देखो नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाने के लिए, ह्यूमन के वेलफेयर को बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कहीं भी वो मोरल और इथिकल जो चीज़ें होती हैं उनको खोते जा रहे हैं। तो इनका मानना है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट तब होगा जब ईस्ट में स्पिरिचुअलिज्म और ये मोरल वैल्यूज़ को इतना फोकस करते हैं उनको वेस्टर्न प्रोग्रेस के साथ क्या कर दिया जाए, ब्लेंड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है। एंड अपोज अ रेशियल सुपेरियरिटी एंड इम्पीरियलिज्म। और ये जो रेशियल सुपेरियरिटी चल रही है कि ये वाइट रेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, ये ब्रिटिशर्स ने चलाया था कि हम श्वेत हैं, हम सफ़ेद हैं तो हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, और जो ब्लैक पीपल्स हैं जिन्हें हम वो एशियंस और अफ्रीकन्स कहते थे वो बहुत ज़्यादा कैसे इन्फीरियर रेस है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्या करते हैं, अपोज करते हैं। और जो इम्पीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें कौन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ा ले, जो इंपीरियलिज्म है वो खास करके यूरोपियन कंट्री में बहुत चलता था। ये सारे लोग ये करते थे पूरी दुनिया में कौन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर ले या कौन ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बना ले, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। एंड एनविसाजन अ वर्ल्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन लव, पीस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और एक ऐसे इस वर्ल्ड सोसाइटी का ख्वाब देखते थे जिसमें जो सोसाइटी है वो लव, पीस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर क्या है, बेस्ड है, ठीक है। रेलेवेंस को हम डिस्कस कर लेंगे कि टैगोर के थॉट का आज प्रेजेंट डे में क्या रेलेवेंस है। तो ये प्रमोट करते हैं ग्लोबल पीस को और हार्मनी को, राइजिंग नेशनलिज्म, जो पूरे देश दुनिया में जो नेशनलिज्म की भावना पनप रही है, बढ़ रही है, सारे लोग अपने देश को लेके बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं और अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं। उसमें साथ ही साथ ये जो टैगोर के जो आइडियाज़ है वो ये कहते हैं कि हाँ वो चीज़ अच्छी है लेकिन आपको ग्लोबल पीस पे भी ध्यान देना है। आप अपने देश के चक्कर में दूसरे देश की वाट नहीं लगा सकते, ठीक है। आप दूसरे देश को पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। पता लगे जैसे कि आज एक देश जैसे इजराइल हो गया, वो नेशनलिज्म के चक्कर में दूसरे देश पैलेस्टाइन हो गया, उसको तो पूरी तरीके से खा ही गया है एक तरीके से, मानो पूरे वहाँ के लोगों को मार डाला, बच्चे बुजुर्ग औरतें जितने बच्चे थे सबको धीरे धीरे करके पूरा बम से उड़ा दिया। तो ये कैसा, ये एग्रेसिव नेशनलिज्म है, ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है। तुम अपने देश के लिए इतने ज़्यादा प्रति अच्छे हो, बढ़िया हो, लेकिन तुमने दूसरे लोगों को तो मार डाला, दूसरे लोगों की तो लाइफ को छीन लिया। तो वो चीज़ों को ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं।
ठीक है। एंड इंस्पायर एजुकेशन रिफॉर्म टूवर्ड क्रिएटिविटी एंड होलिस्टिक ग्रोथ। और जब हम एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हमें कैसा लगता है, फ्लरिशिंग लगता है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म इस तरीके से होनी चाहिए जो क्रिएटिविटी को और होलिस्टिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा क्या करे, एडमायर करे। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था कि नेचर और क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि एक मनुष्य का विकास हर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, नेचुरली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, इस तरीके की बात कर रहे थे ये। एंड ही ऑल्सो एनकरेजेस मोरल पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट। और वो मोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ऐसी राजनीति में आओ जो मोरली अच्छी हो, ठीक है, एथिकल हो, और ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, जो राजनेता वगैरह हैं वो मोरली आपको लगता है कभी अच्छे होंगे या सही राह पे आएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। साथ के साथ ये कहते हैं कि हाँ, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ह्यूमंस को सेंटर में रख के उनके इर्द गिर्द डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें बनाए जा रहे हैं, ऐसा डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं जो ह्यूमंस के काम का ही नहीं है या फिर ह्यूमन उससे कोई फ़ायदा ही नहीं उठा पाए। ठीक है, एम्फोसाइज डायलॉग बिटवीन कल्चर वाइटल इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और एक ये एम्फोसाइज करते हैं कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में वो क्या करें, वो आपस में आए, बैठें, समझें एक दूसरे को, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ रहा है, हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करें, इथिकली देखें उसको, और उन चीज़ों को, जो चीज़ें अडेप्टेबल हैं उनको अपने कल्चर में क्या करें, अडेप्ट करें। ठीक है, तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा रिलेवेंस हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट इस सोसाइटी में। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके की कोड्स को पढ़ लेंगे, ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इनके जो की कोड्स हैं वो ये हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर द हेड इज़ हेल्ड हाई। जहाँ पर जो दिमाग होता है वो बिना किसी डर के होता है तो वहाँ पे सर हमेशा ऊंचा होता है। ये गीतांजलि की बहुत अच्छी एक लाइन है, गीतांजलि इनकी बुक है। ठीक है, गीतांजलि मेरी फ्रेंड का भी नाम था एक्चुअली। फ्रीडम इज़ द सोल ऑफ मैन, ये भी इनका बहुत अच्छा कोटेशन है। ठीक है, आप किसी उसमें यूज़ कर लो, अपने रूम में लगा लो उसको लिखकर। द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट merely gives us information but makes our life in harmony with all existence. I will not buy glasses for the price of diamonds and I will never allow patriotism to trump over humanity. ठीक है, तो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। तो उनके सारे कोटेशन है वो आप एक बार देख लेना, समझ लेना। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में आया तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो दोबारा देख लेना, दोबारा से पढ़ लेना, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, बुक्स को रिवीजन बार बार कर लेना, उनके आइडियाज़ को बार बार समझ लेना, तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर जाओगे। ठीक है, तब तक ख्याल रखो अपना, पढ़ते रहो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।